अपना जिले के सभी दर्शकों को रामनवमी और दुर्गाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं के और अपना जिला की टीम की तरफ से अब तक की हेडलाइन। सौरभ हत्याकांड के बाद बेटी पीहू की कस्टडी को लेकर फैसले का इंतजार। नाना नानी के पास रहेगी पीहू या दादा दादी पर, यह फैसला अहम है। पुलिस प्रशासन की अनुमति के बिना हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा की कॉन्सर्ट के टिकट ऑनलाइन बिके। नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा। मां के दर्शन करने के लिए मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। 9 दिन तक व्रत करने वाले श्रद्धालुओं ने मां के रूप में पहुंची कन्याओं को भोग लगाकर किया पूजन। रामनवमी पर शहर से लेकर देहात तक जगह जगह कार्यक्रम। भंडारों में किया गया प्रसाद वितरण। प्रशांत हत्याकांड को लेकर पंचायत में पुलिस ने मांगा 3 दिन का समय। और संडे स्पेशल में जन समस्याओं के कवि डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर ने कहा, पर्यावरण को बचाइए, पानी को बचाइए, बेटी को बचाइए। सिटी हलचल देखिए। तो संडे स्पेशल है और संडे स्पेशल में आपने देखा था कि हमने हेडलाइंस में 2 किताबें रखी हुई थी। एक तरफ जो ऑनर मिला है सिटी हलचल को वो कविता के रूप में था, तो दूसरी तरफ डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर की वो पुस्तक जो उन्होंने प्रधानमंत्री के काम पर लिखी है। लेकिन आगाज कर रहे हैं संडे स्पेशल का उस खबर से जिसके केंद्र में एक छोटी सी मासूम सी बच्ची है। उस मासूम सी बच्ची को नहीं मालूम वो किधर जाए। पिता सौरभ का कत्ल उसी की मां ने कर दिया है और अब चारों तरफ सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि पीहू का जो लालन पालन पोषण है वो कौन करेगा, कस्टडी किसको दी जाएगी। कोर्ट के अंतर्गत ये सवाल है, लेकिन ये सवाल अपने पीछे बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने खड़ी कर रहा है जिसको सोचने के बाद दादा दादी का दावा और भी मजबूत है। और ये निर्णय अब पीहू से बातचीत के बाद कोर्ट लेगा कि बच्ची को नाना नानी के पास जाना है या दादा दादी के पास जाना है। मेरठ के वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार बच्चों की कस्टडी से जुड़े फैसलों में सबसे पहले माँ बाप को अधिकार होता है, इसके बाद दादा दादी को अधिकार होता है, फिर नाना नानी को अधिकार होता है। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ अलग है। मुस्कान जो कातिल है, जिसने पीहू के पिताजी का कत्ल किया है, पीहू के पापा का कत्ल किया है, क्या उस परिवार को पीहू की कस्टडी मिलेगी जिसमें रहकर मुस्कान पली बड़ी है और जिसकी छत्र छाया में ही उसके संस्कार बिगड़े हैं, या फिर सौरभ के परिवार को मिलेगी जिसमें सौरभ ने हर मोमेंट पर सिर्फ और सिर्फ एक ही काम किया, मुस्कान से प्यार, और बदले में मिली उसे दर्दनाक खौफनाक मौत। क्योंकि आपको बता दें पीहू की उम्र 6 साल से अधिक है, इसलिए जो फैसला आएगा उस फैसले में ये देखा जाएगा कि पीहू को किसके पास भेजा जाए जहां पर उसका बचपन डिस्टर्ब ना हो। डिस्टर्ब तो हो गया है। इस मामले में कातिल मुस्कान की मां और सौरभ के माता पिता दोनों बच्ची की कस्टडी के लिए दावेदारी कर रहे हैं। जी हाँ, हमारे वर्ड्स आपको जरूर चुप सकते हैं, लेकिन फैसला कोर्ट को लेना है। अंतिम फैसला कोर्ट का फैसला होगा और पीहू जो मासूम है उसे खुद नहीं मालूम किस तरफ जाना है। ऐसे में अब मानसिक और शारीरिक विकास के लिए क्या नाना नानी का घर उसके लिए मुफीद होगा, जहां पर रहकर मुस्कान पली थी और मुस्कान के संस्कार आज उसको सलाखों के पीछे भेज चुके हैं, या फिर दादा दादी का आंगन उसके लिए बेहतरीन होगा जहां पर सौरभ पला था, बड़ा था और सौरभ ने अपने परिवार के लिए हर त्याग किया था। फैसला कोर्ट को करना है। और अब आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से इंस्टाग्राम पर देहाती गानों को लेकर, देसी गानों को लेकर रील्स बनती हैं, मीम बनते हैं, और उसके बाद उसको गाने वाले जो गायक हैं वो अपने आप को हिट करार दे देते हैं और अपनी कॉन्सर्ट के टिकट ऑनलाइन बुकिंग के लिए खोल देते हैं। लाखों रुपए के टिकट बिक जाते हैं और जब तफ्तीश होती है तो पता चलता है कि उस कॉन्सर्ट की परमिशन स्थानीय प्रशासन ने नहीं दी है। ऐसे ही
हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के कॉन्सर्ट को लेकर शहर में तमाम तरीके की अफवाहें फैली हुई हैं। सोशल मीडिया पर इस सिंगर की कॉन्सर्ट को लेकर जो रील्स वायरल हुई हैं, उनके अनुसार 19 अप्रैल को मेरठ के विक्टोरिया पार्क में हरियाणवी सिंगर की कॉन्सर्ट को पुलिस प्रशासन ने परमिशन नहीं दी है। जी हां, पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि इस तरीके की जितनी भी कॉन्सर्ट होनी है वो सारी संवैधानिक नहीं है, गैर कानूनी है और ऐसी कॉन्सर्ट को शहर में नहीं होना दिया जाएगा। कंसर्ट कराने वाली इवेंट ऑर्गेनाइजेशन संस्था वाइब वेन्यू को जो परमिशन देनी थी उस परमिशन को रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन बड़ी बात है, इसी कंसर्ट को लेकर बिना परमिशन दिए हुए इवेंट ऑर्गेनाइजर टीम ने बुक माई शो से ऑनलाइन टिकट्स लाइव कर दिए, जिसमें कई लोगों ने टिकट्स भी खरीद लिए हैं। इस तरह से इवेंट ऑर्गेनाइजर संस्था ने कॉन्सर्ट होने की परमिशन मिलने से पहले ही लाखों की कमाई कर ली है, ऐसा लोगों का आरोप है। और आरोप ये भी है कि एक बड़ा स्कैम है जिसमें लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है। पुलिस प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट हो गए हैं। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को टिकट्स के पैसे वापस करने होंगे, ये कहना है ऑर्गेनाइजर्स को पुलिस और प्रशासन का। और जितनी भी इस मामले में अफवाहें फैलाने की कोशिश की जा रही हैं, उनको लेकर भी पुलिस और प्रशासन नज़र रखे हुए है। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने मेरठ प्रशासन को चुनौती दे दी है। कॉन्सर्ट 19 अप्रैल को मेरठ में ही होगा, हालांकि उसका वेन्यू बदल दिया जाएगा। हम आपको बता दें, पुलिस के मुताबिक हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा पुलिस के एंटी गाने गाता है और जगह जगह पर जो कॉन्सर्ट्स हुए हैं उन कॉन्सर्ट्स में युवाओं के बीच में मारपीट होती है। विवाद की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसलिए मेरठ पुलिस और प्रशासन ने इस तरीके के कदम एहतियात के तौर पर उठाए जिससे कॉन्सर्ट को लेकर कोई डिस्टरबेंस ना हो। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को माता सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है और इस दिन रामनवमी का पर्व भी मनाया जाता है। माता सिद्धिदात्री की विधि विधान से पूजा अर्चना कर सभी मनोकामनाएं पूरी करने के वरदान मांगे जाते हैं। जीवन में सुख समृद्धि के साथ लाभ भी मिले, इसलिए ही पूजा की जाती है। रामनवमी के दिन नवरात्र पर शहर से लेकर देहात तक सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा रहा। सुबह से ही मंदिरों में लंबी लंबी कतारें देखी गई। पूरा मंदिर परिसर मां के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालु मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना कर मनोकामनाएं मांगते हुए नजर आए। नवरात्र के 9वें दिन सभी श्रद्धालुओं ने अपने अपने घरों में मां सिद्धिदात्री की पूजा की और नवमी की पूजा के दिन कन्याओं को जिमाया। इस दौरान मां के इस रूप में श्रद्धालुओं ने घरों में पहुंची कन्याओं के पैर जल से धोए, उपहार दिए और खाद्य सामग्री वितरित की। उधर रामनवमी के अवसर पर जे सन्स हाउस कीड़ा भारती कार्यालय गढ़ रोड पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें राहगीरों को प्रसाद वितरित किया गया। भंडारे में मुख्य अतिथि ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर थे और साथ में थे राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, मेयर हरिकांत अहलूवालिया, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज। भंडारे के आयोजक कीड़ा भारती के अध्यक्ष अश्विनी गुप्ता ने बताया कि माता रानी की कृपा से हर साल रामनवमी के दिन भंडारे का आयोजन होता है और माता रानी की कृपा रही तो आने वाले सालों में भी ये भंडारे का आयोजन ऐसे ही होता रहेगा। आज भगवान श्री राम का रामनवमी के अवसर पर इतना शुभ अवसर, जिसकी एक आध्यात्मिक सांस्कृतिक मान्यता है, उस उपलक्ष्य में आज हमने ये भंडारा कर रहे हैं। हमारे इस मानने से थोड़ा सा लोगों की सेवा हो जाए, मेरा ये इसके पीछे ये उद्देश्य रहता है। हर साल की तरह इस साल भी लालकुर्ती स्थित श्री रामा संकीर्तन मंदिर में श्री राम नवमी के पावन अवसर पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो विभिन्न मार्गों से होती हुई वापस मंदिर पर पहुंची। जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत किया गया और उस पर पुष्प वर्षा की गई। मंदिर समिति के सेवादारों ने बताया कि सन 1983 से लगातार ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये शोभा यात्रा वर्ष 1983 से प्रतिवर्ष निकाली जाती है और निरंतरता के साथ कोरोना काल में भी ये शोभा यात्रा निकली और हमेशा प्रशासन का भी सहयोग मिलता है, जनमानस का भी सहयोग मिलता है
दुर्गा परिवार सेवा समिति की तरफ से शास्त्री नगर स्थित गोल मंदिर में मां आदिशक्ति की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई और प्रसाद का भोग लगाया गया। विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। दुर्गा परिवार सेवा समिति के अध्यक्ष ने बताया, नवरात्रों के अवसर पर दुर्गा परिवार सेवा समिति के सदस्य मंदिर में सेवा करते हैं और अष्टमी के दिन सभी सहयोग करते हुए मां भगवती को भोग लगाते हैं। भंडारे में दुर्गा परिवार सेवा समिति के अलावा मां आदि शक्ति के भक्तों का विशेष सहयोग रहता है। श्री राम नवमी के पावन पर्व पर 16 मार्च से शुरू हुए श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज द्वारा रचित श्री वाल्मीकि रामायण सार जी की पूर्ति मेरठ कैंट के श्री राम शरणम आश्रम में हुई, जिसमें सर्वप्रथम अमृतवाणी का पाठ किया गया और उसके बाद भगवान राम के भजन गाए गए और अंत में सभी राम भक्तों ने प्रीति भोज किया। भगवान राम ने जो रामायण में आता है, जो भगवान राम ने पहले उसको कर दिखाया, वही फिर भगवान कृष्ण ने उसका उपदेश गीता में। बुढ़ाना गेट के सनातन धर्म मंदिर में श्री रामलीला कमेटी मेरठ शहर द्वारा रामनवमी के शुभ अवसर पर श्री रामलीला कमेटी के अध्यक्ष मनोज गुप्ता और टीम के दूसरे सदस्यों के द्वारा भगवान को प्रसाद का भोग लगाकर भंडारा किया गया। इस मौके पर श्री रामलीला कमेटी की कोर कमेटी की बैठक का आयोजन भी हुआ, जिसमें कोषाध्यक्ष द्वारा वर्ष 2024 रामलीला का आय व्यय ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। 2024 रामलीला में संस्था द्वारा 65,13,000 रुपए का योगदान मिला और अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2025 में रामलीला मंचन का आयोजन वर्ष 2024 के मुकाबले और भी ज्यादा भव्य होगा। 19-20 तारीख के बाद बाकी नहीं है। इसके ऊपर ट्रस्ट वालों ने लाइट लगाई, उनको 1,05,000 रुपए हमने दिए। कंकाखेड़ा के रोटा रोड स्थित नंद विहार कॉलोनी के गेट नंबर 2 में रविवार को रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया और संयोजक ने बताया कि वो अपने साथियों के साथ हर साल रामनवमी धूमधाम से मनाते आ रहे हैं और रामनवमी के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें कई लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। और ये जो है प्रभु राम की कृपा है, जो इस बार जो है छठा विशाल भंडारा हुआ है और मैं जो है सभी के सहयोग से, सभी के जो है आशीर्वाद से ये करता हूँ कि जो है ये भी हमेशा आगे ऐसा ही होता रहे। 6 दिन पहले गंगानगर थाना क्षेत्र के ग्लोबल सिटी के पास अब्दुल्लापुर के रहने वाले प्रशांत का गोली लगा शव पड़ा हुआ मिला था। 6 दिन बीत गए लेकिन अभी तक घटना का खुलासा नहीं हुआ है, जिसके चलते रविवार को भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह अपने समर्थकों के साथ मृतक प्रशांत के घर पहुंचे और पंचायत में गंगानगर थाना प्रभारी से इस घटना को खोलने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि हम पुलिस को अपनी तरफ से 3 और दिन का समय दे रहे हैं। अगर 3 दिनों बाद भी घटना नहीं खुलती है तो वो अपने समाज के साथ एसएसपी और डीएम का घेराव करेंगे। गंगानगर के थाना प्रभारी अनूप सिंह ने कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की 3 टीमें गठित कर दी गई हैं जो काम कर रही हैं। सरदना के अलीपुर गांव में खेत में पानी चलाने गए किसानों पर आवारा सांड ने हमला कर दिया। सांड के इस हमले में ग्राम प्रधान तेजवीर समेत 2 ग्रामीण घायल हो गए। हमला उस वक्त हुआ जब किसान सुमित अपने खेत की मेड़ बांध रहा था, तभी वहां पहुंचे एक आवारा सांड ने उन पर हमला बोल दिया। हमला होते देख सुमित को बचाने के लिए पड़ोस के खेत में काम कर रहे और भी किसान दौड़े तो सांड ने सबको पटक दिया। घायल तीनों किसानों को निजी अस्पतालों में उपचार कराया जा रहा है। वहीं सांड के आतंक से किसानों में दहशत है। हाँ सुमित, क्या हुआ था? आज वो उसने टक्कर मार दी।
नूर जहां पहले सापड़ू रोड पर 51वें सैफी स्थापना दिवस के अवसर पर सर्व समाज का ईद मिलन समारोह और सद्भावना सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सर्व समाज के जिम्मेदार लोगों ने हिस्सा लिया और समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर कर भाईचारा मजबूत किए जाने की बात की। इसके साथ ही समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने, शिक्षा पर जोर देने, शादियों में अनाप शनाप खर्चा रोकने पर सहमति जताई गई। समाज के होनहार बच्चों को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। MBBS की छात्रा और हायर एजुकेशन के बच्चे इस सम्मान समारोह में शामिल थे। इस मौके पर बसपा के मंडल प्रभारी शाहजहां सैफी और अंसारी समाज के भी कई प्रबुद्ध लोग इसमें शामिल थे। वहीं आपको बता दें कि कई गणमान्य लोग भी इस समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। 51वां जो है सैफी स्थापना दिवस मना रहे हैं और हमारे यहाँ अक्सर ये होता था कि जो 1975 में अमरोहा से नाम दिया गया और कंटिन्यू हम इसको 1993 से सैफी दिवस को लगातार मना रहे हैं, यानी कि मुसलसल 32 साल से इस नाम को हम आगे लेके चल रहे हैं। लेकिन इस बार हमने अपने मेरठ के शहर से एक मुहिम चलाई कि हम इसको 51वां सैफी दिवस नहीं मनाएंगे, इसको सर्व समाज हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई का दिवस मनाएंगे। सैफी समाज के जिम्मेदार लोगों ने ये तय किया है, जैसे भी शहर में जैसे हालात हुए थे पीछे, कुछ लोगों ने समाज को बांटने की कोशिश की, कुछ लोगों ने इस पर सियासत की और शहर के एक माहौल को ख़राब करने का एक पूरा उन्होंने इंतजाम कर दिया। आज सैफी समाज के लोगों ने उन सबको ये बताने की कोशिश की है कि सब समाज जुड़े हुए हैं और आज ये जो यहाँ मजमा है इसमें हर समाज का आदमी है। रविवार को मेरठ में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का क्षेत्रीय कार्यालय किला रोड पर आकाशवाणी केंद्र के पास खोला गया है। क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन पर ब्राह्मण समाज के कई जानी मानी हस्तियां पहुंची और उन्होंने एकता दिखाते हुए एक शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया। पश्चिमी यूपी से भी कई लोग यहां पर पहुंचे। कार्यक्रम का उद्घाटन फीता काट कर किया। इस कार्यक्रम में मंच पर मौजूद वक्ताओं ने संक्षिप्त में अपने विचार व्यक्त किए। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा जनपद मेरठ की धरती पर भगवान परशुराम जी के नारों से आपको है, उस समय भी अपना समय समाज को देने का काम करते हैं। शनिवार देर रात चैन स्नैचर्स का पीछा करते हुए मवाना पहुंची दिल्ली पुलिस ने चैन स्नैचर को गिरफ्तार किया और अपने साथ ले गई। दिल्ली का ही रहने वाला शोएब शातिर किस्म का चैन स्नैचर बताया जा रहा है और उस पर दिल्ली में चैन स्नैचिंग सहित कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। शनिवार देर रात दिल्ली के थाना लाजपत नगर की पुलिस शोएब का पीछा करते हुए मवाना पहुंची। शोएब अपनी रिश्तेदारी में मवाना आया हुआ था और एक अर्टिगा गाड़ी में सवार होकर रिश्तेदारों के साथ कहीं जा रहा था। दिल्ली पुलिस भी वैगनार कार में सवार होकर मवाना पुलिस के साथ फलावदा तिराहे पर पहुंची और जाल बिछाकर शोएब के आते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ लाजपत नगर थाने ले गई। भाजपा नेता आकाश गुर्जर की रेकी के मामले में आकाश ने पुलिस को घटनाक्रम की सीसीटीवी के फुटेज सौंपी है, जिसमें ऑल्टो कार में सवार हमलावर देखे जा सकते हैं। वीडियो फुटेज पुलिस को सौंपते हुए आकाश गुर्जर ने सुरक्षा भी मांगी है। शनिवार को आदर्श नगर कॉलोनी भैंसा रोड पर रहने वाले आकाश गुर्जर ने मवाना थाना प्रभारी को तहरीर सौंपते हुए बताया था कि 31 मार्च को पत्नी के साथ वो घर से मंदिर जा रहे थे। मवाना खुर्द और फिटकरी गांव के बीच में उनकी रैकी की गई और उन पर हमले का प्रयास भी हथियारबंद बदमाशों द्वारा किया गया था। सीसीटीवी फुटेज आकाश ने पुलिस को सौंप दी है। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों पर मवाना नगर पालिका परिषद द्वारा चैत्र नवरात्र पर श्री राम नवमी के अवसर पर 24 घंटे के अखंड रामायण पाठ का रविवार को समापन हो गया। इस दौरान यज्ञ भी किया गया, विश्व शांति की प्रार्थना भी की गई। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चैत्र नवरात्रि की रामनवमी पर पूरे प्रदेश में प्रत्येक निकाय क्षेत्र को रामायण पाठ कराने के लिए निर्देशित किया गया था। मेरठ में लगभग 12 स्थानों पर 24 घंटे के रामायण के अखंड पाठ के आयोजन हुए थे। मवाना नगर में भी हस्तिनापुर रोड पर स्थित प्राचीन पंचमुखी झारखंडी मंदिर में नगर पालिका परिषद द्वारा रामायण पाठ का आयोजन किया गया था, जो शनिवार सुबह 11 बजे शुरू हुआ था और उसके बाद रामनवमी के दिन पूरा हुआ। मवाना थाना क्षेत्र के ग्राम मुबारकपुर में चोरों ने जंगल में लगी 2 किसानों के ट्यूबवेल को निशाना बनाते हुए सामान चोरी कर लिया है। पीड़ित किसानों ने
तहरीर थाने में दे दी है। गांव मुबारकपुर के रहने वाले सुमित और नरेश चौधरी ने थाना मवाने में तहरीर देते हुए बताया कि शनिवार रविवार की अलसुबह 2 से 4 बजे के बीच अज्ञात चोरों ने जंगल में उनकी ट्यूबवेल को निशाना बनाते हुए समरसेबिल की 2 मोटर स्टार्टर और करीब 200 मीटर के आसपास केबल चोरी कर लिया है। पीड़ितों ने बताया कि 15 दिन पहले भी उनके गांव में दूसरे किसानों के ट्यूबवेल पर चोरी हुई थी, जिसकी शिकायत की गई, लेकिन पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं किया है। आर्य समाज की स्थापना के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आर्य समाज थापर नगर में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जीवन गाथा और रामनवमी पर्व के 5 दिवसीय कार्यक्रम के समापन समारोह में कई दिग्गजों ने शिरकत की। आचार्य सत्यप्रकाश शास्त्री के देखरेख में देव यज्ञ हुआ, जिसमें यजमान के रूप में कई दंपतियों ने शिरकत की। वहीं पर हम आपको बता दें, कार्यक्रम का संयोजन करते हुए कार्यक्रम संयोजक ने बताया कि अत्यंत श्रद्धा भाव से मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म दिवस रामनवमी अत्यंत श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है। 9 लाख वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी हमारे मन में श्री राम जी के प्रति अगाध श्रद्धा और निष्ठा का भाव है। आजकल का जमाना होता भगवान मैं तुम्हारे एक उपकार पर तुमने मेरे ऊपर सैकड़ों उपकार किए हैं। तुम्हारे एक उपकार पर मैं अपने जीवन दे सकता हूँ। दलित समाज विकास समिति के तत्वाधान में रविवार को गढ़ रोड स्थित बुद्धा गार्डन में 40 निर्धन दलित कन्याओं का विवाह संपन्न कराया गया और दलित कन्याओं को गृहस्थ जीवन से संबंधित सभी सम्मान और आशीर्वाद देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस कार्यक्रम में दलित समाज विकास समिति के कई महत्वपूर्ण व्यक्ति उपस्थित थे और 40 गरीब, असहाय और निर्धन कन्याओं का विवाह संपन्न कराया। दलित समाज विकास समिति पिछले 12 वर्षों से दलित निर्धन कन्याओं का विवाह विधि विधान पूर्वक संपन्न कराती आ रही है। आपके सामने आशीर्वाद लेने के लिए उपस्थित होने वाली की व्यवस्था रविवार को समाज विकास संस्थान के तत्वाधान में जल, जंगल और जमीन का संरक्षण, चुनौतियां और समाधान विषय पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न प्रांतों के कृषि वैज्ञानिक और डॉक्टर्स, एजुकेशनिस्ट और पंचायत प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की वंदना करके माल्यार्पण करके किया गया, जिसमें समाज विकास संस्थान द्वारा संस्थान का परिचय दिया गया और संस्थान के 35 वर्षों के काम बताए गए और बताया कि 17 जनपदों में जल संरक्षण, जैविक खेती, जलवायु परिवर्तन और किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए, ऐसे विषयों पर विचार विमर्श होता आया है। थापर नगर के गुरुद्वारे में जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनके बारे में हम आपको बता दें। रविवार को बच्चों की खालसाई पोशाक और दस्तार कार्यक्रम आयोजित किया गया। सेवादार सरदार रणजीत सिंह जस्सल ने बताया कि बैसाखी पर्व को देखते हुए थापर नगर गुरुद्वारा कमेटी ने 1 सप्ताह तक विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित करने का फैसला किया, जिसमें आज खालसाई पोशाक और दस्तार कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। आने वाले 6-7 दिनों में इसी तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खालसा पंथ के सृजना दिवस बैसाखी की खुशी में जो 1 सप्ताह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, उनमें आज पहला कार्यक्रम जो है बच्चों की खालसाई पोशाक और दस्तार का प्रोग्राम है। गुरु गोविंद सिंह जी ने जब खालसा पंथ की स्थापना की थी तो ये अपने मुख से कहा था, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हो करो निवास। ये खालसा मेरा ही रूप है और इसी रूप में मैं खालसे को अच्छा लगता हूँ और खालसा मेरे को अच्छा लगता है। अपने चैनल पर जब हम संडे स्पेशल की बात करते हैं तो आपके दिमाग में आता है मुद्दे, लेकिन इस बार संडे स्पेशल में डायरेक्टली मुद्दों की बात नहीं करते। मुद्दों की बात नहीं करेंगे तो फिर संडे स्पेशल का फायदा क्या है? संडे स्पेशल में मुद्दों की बात ना करके मुद्दों को उठाने वाले कवि की बात करते हैं। जी हाँ, गंभीर डिस्कशन करते हैं कुछ चुटीले अंदाज में, क्योंकि यदि आप कवि के पास बैठेंगे, इन वरिष्ठ कवि के पास बैठेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जन समस्याओं को
इस ढंग से भी पेश किया जाता है। जी हाँ, अगर आपको डीएन कॉलेज में और मेरठ में घूमने का अवसर मिले और जगह जगह आप अलग अलग स्लोगन देखें तो आप समझ जाइएगा कि इसके पीछे है डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर, क्योंकि डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर मुद्दों के कवि हैं, जन समस्याओं के कवि हैं और उनकी कविता, उनके मुख तक, उनकी गज़ल का जो रास्ता है वो अब सजल तक पहुंच गया है। गज़ल और सजल, गज़ल और सजल के बीच का जो ये सेतु है, ये सेतु बना है 35 किताबों से। वो 35 किताबें जो उनकी लेखनी से निकली हैं, उन 35 किताबों के पीछे जो विचारधारा है वो उनको उनके पिताजी से मिली है, जो स्वतंत्रता सेनानी थे। जो इनकी विषय वस्तु है वो मिली है उनके अपने पर्सनल अनुभव से, जो उन्होंने 1971 की पाकिस्तान की लड़ाई में एज अ सोल्जर शिरकत कर कर अर्जित किए हैं। जो अनुभव मिले हैं वो अनुभव मिले हैं डॉक्टर ज्ञान दीक्षित सरी के बुद्धिजीवियों के सानिध्य में, जो उनके साथ बैठकर बड़े बड़े मुद्दों को डिस्कस करते हैं। जी हाँ, और ज़्यादातर 35 किताबों में जो उनके चित्र मिलेंगे वो डॉक्टर ज्ञान दीक्षित के हैं। तो हमने भी सोचा इस संडे स्पेशल में बात की जाए डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर से, क्योंकि डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर ने हमें 3-4 साल पहले आमंत्रित किया था और हमसे कहा था कि मैं आपका अपने घर पर, छोटे से घर पर सम्मान करना चाहता हूँ, आइए। तो उन्होंने हमारे सिटी हलचल के ऊपर, आपके सिटी हलचल के ऊपर एक कविता लिखी, अपना चैनल, और अपना चैनल के माध्यम से उन्होंने संडे स्पेशल को पेश करने वाले चैनल सिटी हलचल के बारे में कविताई अंदाज में अपने विचार प्रकट किए, जो इस संडे स्पेशल में आप सुनेंगे। और साथ ही साथ इस संडे स्पेशल को देखकर आपको लगेगा कि कवि का हृदय कितना जनमानस से जुड़ा होता है, कितनी बातें जो हम इग्नोर कर जाते हैं वो अपने शब्दों में पिरोकर जब आपके सामने रखते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको पर्यावरण की भी देखभाल करनी है, आपको बेटियों की सुरक्षा को लेकर संजीदा होना है, आपको महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सॉलिड काम करना है, आपको पानी की बर्बादी रोकनी है, आपको साक्षरता मिशन आगे बढ़ाना है, आपको गज़ल से लेकर सजल का फर्क समझना है। और इन सब चीज़ों को हमने अपने इस कार्यक्रम में संजोया है। आप इस कार्यक्रम को देखिए, हमारे साथ ये एक इंटरेस्टिंग कवि के साथ गुफ्तगू है जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। संडे स्पेशल में 2025 में लगातार सकारात्मक चीज़ें आपके सामने लेकर आ रहे हैं। अलग अलग आयाम है और अलग अलग शख्सियत है। तो इस बार अप्रैल में हम आपको लेकर आ रहे हैं इस नए साल पर एक ऐसे कवि, चिंतक, समाज सुधारक से मिलाने जो दिल से कवि है, कर्म से कभी आर्मी में रहे और स्वतंत्रता सेनानियों का खून रगों में दौड़ता है। मेरठ में रहने वाले ईश्वर चंद गंभीर के बारे में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ना जानता हो, लेकिन क्या नहीं जानते? ये नहीं जानते कि उन्होंने 35 किताबें लिखी हैं। उन 35 किताबों में केवल रूमानियत ही नहीं है, बल्कि समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता, वातावरण को लेकर अपनी चिंता, छोटी छोटी बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास और उसके बाद शासन और प्रशासन के साथ मिलकर समाज को बदलने के लिए प्रतिबद्धता। जी हाँ, इसीलिए इस संडे स्पेशल में हम 35 किताबों के रचयिता डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर के पास पहुंचे हैं, ये बताने के लिए नई पीढ़ी को कि सजल और गज़ल में क्या अंतर है। अब तक गज़ल ही सुनते आ रहे थे, गज़ल ही कहते आ रहे थे, अब सजल के बारे में बात करेंगे। अब बात करेंगे क्या कवि की लिस्ट में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कविताएं होनी चाहिए, क्या कवि की सूची में वो चीज़ें भी होनी चाहिए जो चीज़ें केवल प्रशासन और शासन पर ही आकर रुक जाती हैं। इसलिए ये संडे स्पेशल आपके साथ डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर के साथ हम लेकर आ रहे हैं। डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर सर, स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार के भाई,
आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। 35 किताबें लिखी हैं, उन 35 किताबों की विषय वस्तु अलग अलग है, लेकिन मेरे हाथ में जो ये 2 किताबें आई हैं, पार्ट 2 और पार्ट 1, ये दोनों किताबें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। गंभीर, सजल, सागर। गंभीर जी, सबसे पहला प्रश्न यही है, सजल क्या है? सजल और गज़ल में जो इन लोगों ने ये अभी इम्प्लीमेंट किया है कि वो चाहते हैं कि वे सजल, जो हिंदी में लिखी जा रही हैं गज़ल, उन्हें गज़ल नहीं कहेंगे हम, क्योंकि गज़ल उर्दू में होती है। तो नुक्ता हटा के इन्होंने इसको जो है सजल का रूप दिया है। जब ये काम मुझे मिला तो तब मैंने गज़ल की भी निकाली हैं 8 किताबें, लेकिन सजल पे मुझे उस वक्त काम करना पड़ा जब मैं सजल वाले विद्वानों से मिला और उन्होंने मुझे बताया। ये मेरी हमेशा ही इच्छा रहती है कि कुछ मेरे से चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाए, कुछ अच्छा कार्य हो जाए। तो तब सजल के मैंने 525 पेज के 2 ग्रंथ निकाले, गंभीर सजल भाग 1, गंभीर सजल भाग 2। मुझे बहुत बड़ा सम्मान दिया गया मथुरा में, हमारे अनिल गहलोत जी हैं वहाँ के संस्थापक इसके सजल के। तो वो लोग जो डीलिट लोग हैं, पुराने विद्वान हैं, प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड हैं, HOD हैं, पूर्व कुलपति हैं, ये सब मिलके इस पर काम कर रहे थे, तो मुझे भी इसे करने का अवसर मिला। वरना तो मैं केवल सामाजिक विसंगतियों का कवि हूँ, समस्याओं का कवि हूँ। जो आज घट रहा है, जो आप देख रहे हैं, उसके लिए कवि को क्या करना चाहिए, सिर्फ मेरा मन इसी काम में लगा रहता है। जब मैं देखता हूँ कि सड़क पर आए दिन दुर्घटनाएं होती है, तो मुझे किताब निकालनी पड़ती है, आओ रोकें दुर्घटनाएं। उसे आप पढ़ोगे, जागरूकता के लिए ही टोटल पुस्तकें हैं। गोरक्षा को मैं देखता हूँ कि गो हत्यार, गो मांस की आए दिन घटनाएं होती हैं, तो मुझे कहना पड़ता है, तब मुझे एक किताब निकालनी पड़ती है, गौ माता की पुकार। इसी तरह बेटी को जब मैं देखता हूँ कि बेटी के साथ जो है दुर्व्यवहार हो रहा, दुर्भाव हो रहा है, पापाचार, अत्याचार बढ़ रहे हैं, सड़क पर छेड़ी जा रही है, लाज का खतरा हर वक्त बना हुआ है, तब मुझे लिखनी पड़ती है कि बेटी इतनी महत्व है, उसका ध्यान ये रहे कि बेटी से कल का भारत है। जो सृष्टि की निर्माता है, उस बेटी को हम मार नहीं सकते, उस बेटी को हमें रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा हर हाल में देनी होगी, अगर भविष्य में हम एक सुंदर और विकसित भारत चाहते हैं। इसी तरह की और अन्य समस्याएं हैं, जैसे ले लो आप, ये धरोहर है हमारी इंटैक्ट, जो हमारे डॉक्टर R.K. भटनागर जी, पूर्व कमिश्नर, उन्होंने इस पुस्तक को छपवाया और सारे धरोहर पश्चिमांचल के मैंने उस किताब में डाले। इसी तरह जब ये बात चली बेटी के बाद जनसंख्या की, तो जनसंख्या पर मैं अब तक 3 किताबें निकाल चुका हूँ। सुरभि परिवार से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। जनसंख्या है, इसके बाद बड़ा मुद्दा है आपका पर्यावरण। पर्यावरण पर भी मेरी अब 3री पुस्तक आ रही है, बिन पानी सब सून। पहले मैंने पुस्तक लिखी थी पर्यावरण चिंतन, उसके बाद आई सुलगती धरती, और इसके बाद अब आ रहा है बिन पानी सब सून, क्योंकि कल पानी की व्यवस्था बहुत ख़राब होने जा रही है। तो इसी तरह के ये विषय आते चले गए, जिन पर मैं काम करता चला गया। और जो देश प्रेम है, सामाजिक जुड़ाव है, इन सब बातों के लिए तो सभी काम करते हैं। मैंने उन विषयों को चुना है जिन पर हमारे यहाँ काम नहीं हो रहा है या कम हो रहा है। लोग लिख कुछ भी सकता है कवि, तो हम कि मैंने यही सोचा कि मैं क्यों ना कुछ समाज के लिए ही करूं, क्योंकि मुझे जो मेरी जो वो ट्रेनिंग हुई है, मुझे जो आशीर्वाद मिला मेरे पिताजी का, मैं आर्मी में 71 की लड़ाई मैंने लड़ी है, आर्मी में रहा हूँ। पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वर्गीय मूलचंद शास्त्री जी। उन्होंने मुझे आर्मी में क्यों भेजा, क्योंकि मेरे अंदर खुद देशभक्ति का ही वातावरण बचपन से रहा है, और मैं 20 साल की उम्र में भर्ती हो गया था। उसके बाद वहाँ से करने के बाद मैं मोदी रवड़ में रहा, मैंने वहाँ मजदूर की स्थिति देखी, तो मुझे मजदूर पर लिखना पड़ा। तो मेरी कविताएं पीड़ा की, शोषण की और समाज सुधार की जो ये बातें हैं कि भाई किस तरह जागरूक किया जाए आज की पीढ़ी को। क्यों आजकल के बच्चों की स्थिति जो है बिल्कुल ऐसी हो गई है, और हमारे परिवारों की भी, कि संस्कारों को तो घर से निकाल रखे हैं, संस्कारों को तो घर से निकाल रखे हैं, अपने माँ बाप आश्रम में डाल रखे हैं, यूं तो देते हैं दुआएं वो वहीं से बैठे, फिर भी रक्षा के लिए कुत्ते पाल रखे हैं। ये समाज की आज विडंबना हो गई है। जी हाँ, समाज की विडंबना की बात करी तो आपसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जो सजल सागर है, इसमें उर्दू के शब्दों से परहेज किया गया है क्या? नहीं, परहेज टोटल नहीं किया गया है, क्योंकि उर्दू के
शब्द क्या, इंग्लिश के शब्द क्या, केवल अपनी हिंदी भाषा ही ऐसी है जो सबको अपने अंदर समावित करती है और सबको अपनाती है। हिंदी अब ठंडा मतलब कोका कोला, अगर ठंडा मतलब नहीं बताता हूँ पहले तो कोका कोला का पता नहीं चलता, या कुछ मीठा हो जाए कैडबरीज कहेगा तो लोग समझेंगे नहीं। तो हिंदी ने ऐसे बहुत शब्दों को अपनाया है। अभी मेरी हिंदी पे पुस्तक आ रही है, आओ करें हिंदी का बंधन, जो मैंने घनानंद जी से और हरिश्चंद्र जी के ज़माने से लेकर और दुष्यंत त्यागी तक मैं उसे लाया हूँ। तो ये काम हो रहे हैं सब, लेकिन सजल में कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन केवल यही है कि भाई उसमें हिंदी का प्रयोग अधिक होगा। हिंदी का अपना ओरिजिनल काम होना चाहिए। हाँ, उसमें ये काम होता है और ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाषा कोई हो सब बढ़ाती ज्ञान दोस्तों, भाषा कोई हो सब बढ़ाती ज्ञान दोस्तों, हर भाषा का ही कीजिए सम्मान दोस्तों, हिंदी की और उर्दू की तो बात छोड़िए, इनसे तो महकता है हिंदुस्तान दोस्तों। तो उसे हमें लेके अपने साथ चलना पड़ता है। ये बड़ा संदेश है, हिंदी और उर्दू से तो महकता है ये हिंदुस्तान दोस्तों। अभी दूसरे मुद्दे पे आऊंगा। पहला मुद्दा मुस्कान का और सौरभ का। इस मुद्दे को देखकर आपका कवि मन क्या कहता है? देखिए साहब, ये बहुत ही दुखद केस हुआ नीला है। ड्रम एकदम आ गया। हाँ, हमारे शहर में बहुत गलत हुआ है ये, लेकिन इसकी तह में, इसका आधार, इसके मूल में मैं जहाँ तक भी है वही संस्कारों को ही कोसूंगा कि माता पिता संस्कार नहीं डालते। बस इस पर मैं इतनी टिप्पणी करूंगा कि शिक्षा दो, संस्कार दो, सदाचरण तो दो। शिक्षा दो, संस्कार दो, सदाचरण तो दो, अपनी परंपरा का इन्हें व्याकरण तो दो। अवधेश बन के देखिए एक बार ही सही, बन जाएंगे ये राम भी, वातावरण तो दो, वातावरण तो दो। माता पिता को पहले ठीक होना पड़ेगा, तब संतानें ठीक होती हैं। ये किस तरह चल रहा है संसार, कैसे सोच के आज की पीढ़ी बढ़ रही है, इस तरह काम चलना वाला नहीं है। मैं हमेशा ही जागरूकता के लिए इस तरह की बातें करता रहता हूँ, लेकिन इन चीज़ों को जो है हास्य वाले ज़्यादा पकड़ते हैं, लेकिन मैं तो गंभीरता से लेता हूँ हर चीज़ को। नव संवत्सर का 9वां दिन, भगवान राम पुरुषोत्तम राम का दिन, और इस दिन अगर हम मर्यादाओं की बात नहीं करेंगे और हम समाज के कल्याण की बात नहीं करेंगे तो रामनवमी बनाने का क्या फायदा? क्या सर आज की डेट में हम देख रहे हैं कवि का कॉमर्शलाइजेशन हो गया, वो टीवी पे जाके एक पर्टिकुलर सेगमेंट में बैठ जाते हैं, आधे इस तरफ आधे उस तरफ, उससे कवि बिरादरी को नुकसान हो रहा है। नुकसान किसी का हो ना हो, जो ये सोच रहे हैं उनका फायदा हो रहा है, लेकिन बैठे कभी कहीं भी, मेरा यही मानना है इतने अनुभव के बाद, बात समाज की करे, कुछ सुधार की बात करे, कुछ विकास की बात करे, वो ही बात कविता में आती है, सबका साथ सबका विकास। आप अच्छी बातें करोगे टीवी के माध्यम से, ज़्यादा दूर तक बात जाती है, तो वहाँ आपको अच्छी बात करनी चाहिए। मुझे भी 1-2 बार इनविटेशन आया, लेकिन मैं किसी एक पक्ष को, मैं मोदी जी को या राहुल जी को 2 बातें अपनी तरफ से कहूँ, वो मैं इस टाइप की शायरी पसंद नहीं करता। आपकी जहनियत में नहीं है, आपके जमीर में हाँ, मेरे ज़मीर में नहीं है। 71 की लड़ाई लड़ी है और मैं 4 पंक्ति उसी में कहा करता हूँ कि पास मेरे ज़मीर रहने दो, पास मेरे ज़मीर रहने दो, मुझको मुफलिस फ़कीर रहने दो, तुम कुबेरों से जाके मिल जाओ, साथ मेरे कबीर रहने दो, साथ मेरे कबीर रहने दो। तो मैं तो इस पद्धति का आदमी हूँ और इस विचारधारा का आदमी हूँ। जी हाँ, कबीर। आज रसखान और कबीर को लेकर बहुत जबरदस्त बहस है, लेकिन जब भी मैं ईश्वरचंद गंभीर जी से मिला हूं तो मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। सर, पर्यावरण पर 2 लाइनें जरूर बनती हैं। हाँ, नहीं, पर्यावरण की तीसरी पुस्तक आ रही है और आज का जो वातावरण है, जो इस वक्त की मूल रूप से समस्या है, वो पर्यावरण की बहुत बड़ी समस्या है। कहीं पानी प्रदूषित है, कहीं पेड़ काटे जा रहे हैं, जबकि पेड़ों की अधिकता जो है ज़्यादा होनी चाहिए। और हम जो है ये चाहते हैं कि अगर पेड़ काटे जाएं तो पेड़ लगाए भी जाएं, और हम ये चाहते हैं कि पानी को हर आदमी ज़्यादा से ज़्यादा बचाए। मैं पेड़ों की महत्ता बताता हूँ आपको 4 पंक्ति में। पेड़ों की महत्ता यही है कि फल फूल प्राण वायु दें, इनको लगाइए। फल फूल प्राण वायु दें, इनको लगाइए, इनसे दवाई और घनी छाँव पाइए। मरकर भी जलाते हैं ये चूल्हा गरीब का, पेड़ों सा मित्र दूसरा कोई बताइए। कोई है ही नहीं, तब भी कहना पड़ता है कि ईंधन वायु जल देते हैं, इनसे सौम्य, इनसे सरल कोई नहीं हो सकता, पेड़ों से इनसे अच्छा मित्र। ईंधन वायु जल देते हैं, पेड़ हमें संबल देते हैं, लोग मारते पत्थर इनको, फिर भी मीठे फल देते हैं। क्या कोई पेड़ जैसा हो सकता है? आज पानी की स्थिति जो कर रखी है, एक स्लोगन मैंने लिखा था
कई साल पहले जो दूर तक गया, लेकिन उसके परिणाम कुछ इस तरह के मेरे तक नहीं आए। क्योंकि सरकारों के लिए कोई चीज़ लिखी जाती है तो हम चाहते हैं कि वो उन्हें अपने संज्ञान में लें और ये जाने कि भाई कौन आदमी क्या कर रहा है जब आपको भेजी जा रही है। तो चलिए, ये सरकार हमारी कुछ ना कुछ इसके लिए कर ही रही है और मैं तो जगह जगह अपना प्रचार करता ही हूँ। स्लोगन क्या था सर? स्लोगन ये था कि पानी की स्थिति ये हो जाएगी आने वाले समय में कि अगर ना रोका हमने पानी झील और तालों में, क्योंकि तालाब, जोहड़, बावड़ी सब तलैया पाट दी गई हैं, सब पर कब्जे हैं। अब पानी की स्थिति ज़मीन ये समझ लो ओजोन परत फट रही है। किसी दिन कब पूरा कहाँ समा जाए, कितना हिस्सा, कुछ नहीं कहा जा सकता गर्मी से। तो कहा है कि अगर ना रोका हमने पानी झील और तालों में, पानी फिर दो जगह मिलेगा, आँख और छालों में, और कोई स्थिति नहीं होगी देश की। ये हो जाए। डरा रहे हो सर, आप डरा रहे हो। आंखों का पानी तो सूख ही गया और मेहनत करना नई पीढ़ी चाहती नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये स्थिति होगी कि देखो, उदासा मन लिए आंखों में आंसू, उदासा मन लिए आंखों में आंसू, समंदर पूछता है अब नदी से, गला कब से पड़ा है खुश्क मेरा, जी, नहीं मिलने तू आई एक सदी से। ये स्थिति आगे हो जाएगी। नदियां सूख गई हैं। हाँ, नदियां सूख गई। वो आएंगी नहीं। और ये और बता दूं आपको, सब राम पे अब राम जी का नाम कम लिया जा रहा। अगर पानी की स्थिति ऐसी और बिगड़ती चली गई तो और स्थिति आपकी खराब होगी। मैंने ये कहने का प्रयास किया है कि पानी को अगर यूं ही बहाया और किए मनमानी, कल को रसना राम छोड़, बोलेगी पानी पानी, बोलेगी पानी पानी। ये स्थिति आदमी की आ जाएगी। तो इसलिए तो रामनवमी पर हमने एक बहुत अलग हटकर विषय चुना है और उस विषय में परफेक्ट बैठते हैं डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर। आपको बता दूं कि आप मेरठ के उन सभी रिफॉर्मेटिव कामों के ब्रांड एम्बेसडर हैं जिनके जरिए जागृति फैलाई जाती है, चाहे यातायात संबंधी मामला हो, चाहे पर्यावरण संबंधी मामला हो, चाहे जनसंख्या का मामला हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का मामला हो। और आप जितने भी स्लोगन मेरठ की दीवारों पर लिखे देखते हैं उन सब को लेखनी मिली है डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर से। अब थोड़ा सा स्वार्थी बन जाए सर, सिटी हलचल भी देखते हैं? हाँ जी, मैं तो देखता ही सिटी हलचल हूँ। जो मैंने आपके लिए गीत लिखा था वो मैं आज आपको भेंट भी करना चाहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी प्रभावित होता है। हम आप कहें तो 4 लाइन इसकी भी सुना दूं पड़। जी हाँ, ये जो गीत है ये करीब 3 साल से हमारा इंतजार कर रहा है। 3 साल तो हो गए। हाँ जी, बिल्कुल हो गए। ये 3 साल पहले विचार थे, आज भी वही हैं और मैं 3 साल तक नहीं आ पाया, लेकिन आपका प्यार, आपका मान सम्मान बिल्कुल कम नहीं हुआ। और जब ये सिटी हलचल के लिए हमें पंक्तियां मिल रही हैं तो हम बता दें कि हमारी जिम्मेदारी बढ़ रही है और ये जिम्मेदारी हमको बताती है कि जी हाँ, पेड़ की तरह काम करें, पानी की तरह लोगों की ज़रूरत बने और अपना काम खुद ना करके सामूहिक रूप के साथ उसे लेकर चले। खुद अपने अपने जिम्मे ना ले, सारी जिम्मेदारी सबको साथ लेके चले। सर, क्या पंक्ति लिखी है सिटी हलचल के लिए? ये सिटी हलचल की, जैसा कि मैं देखता हूँ कि आप जागरूकता के लिए मेरी ही तरह दिन रात लगे रहते हैं और सही को सही, गलत को गलत कहते हैं। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए और आप कहते हैं, इसीलिए मैं आपका जो है फ़ैन भी हूँ और आपको फॉलो भी करता हूँ के भाई। तो ये था, मैं इसकी कुछ पंक्तियाँ पढ़ देता हूँ कि सिटी हलचल की हलचल देखता हूँ, सिटी हलचल की हलचल देखता हूँ, सुनहरा शहर का कल देखता हूँ, प्रशासन को जगाता हर घड़ी ये संवरता शहर पल पल देखता हूँ, और बड़ा सम्मान प्रतिभाओं का करता, अपना चैनल बड़ा सम्मान प्रतिभाओं का करता बढ़ाता है मनोबल देखता हूँ। कोई फुटपाथ पर लेटा है नंगा, कहीं बंटते हैं कंबल देखता हूँ, और कहीं पर पेड़ काटे जा रहे हैं, कहीं पर घट रहा जल देखता हूँ, और शहर में भाईचारा एकता को कदम उठते मुसलसल देखता हूँ। और खबर मोहसिन की या केके की चर्चा मैं होकर रोज़ निश्चल देखता हूँ, और कहीं लुटती है असमत बेटियों की, कहीं पर खिंचता आंचल देखता हूँ। ये चैनल ही हमारा आईना है, समस्या क्या हर एक हल देखता हूँ, और जुड़े हैं लोग सारे चैनलों से, मगर मैं ये ही चैनल देखता हूँ। हमें गंभीर चैनल जोड़ता है, मैं मिलते रामू फैजल देखता हूँ, सिटी हलचल की हलचल देखता हूँ, सुनहरा शहर का कल देखता हूँ। जी हाँ,
इसलिए डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर उस भीड़ से अलग है जिस भीड़ को आज जनता सुनने के लिए मजबूर है, क्योंकि कोई अच्छी चीज नहीं आ रही। सर, पुराने कवियों में से कौन सा कवि आपको हमेशा आंदोलित करता है? मैं तो जी नीरज जी और संतोषानंद जी से ही प्रभावित रहा हूँ। उनके गीत बड़े अच्छे रहे और ऐसे हमारे मंगल नसीम भी हैं, या हमारे शहर के ओजस्वी हिमालय हमारे हरिओम पंवार जी हैं। और ये मेरे भाई दो चार जो जागृति फैला रहे हैं, इसी चीज़ से कल को जागरूकता आ सकती है, जैसा मुझे लगता है। वरना खाली इधर उधर की बात करने से, इन तुकबंदियों से देश चलने वाला नहीं है। अच्छा, मेरा सौभाग्य ये है कि लोग ये समझते हैं कि मैं इस एक कोठरी में बैठा हुआ हूँ। तो हिंदुस्तान के जो 50 टॉप शायर और कवि हैं, मेरा सौभाग्य है कि सबके पास मुझे 1-2 बार 4 बार 6 बार पढ़ने का अवसर मिला। चाहे नीरज जी हों, चाहे संतोषानंद जी हों, चाहे डॉक्टर हरिओम पंवार जी हों हमारे, या भारत भूषण जी हों यहाँ के हमारे। हाँ, मुझे यहाँ अवसर मिला है सबके साथ। कुंवर बेचैन जी के साथ खूब अवसर मिला है। और अब तो हमारे यहाँ देख रहे हैं, अब युवाओं में ये जो अगली पीढ़ी है उसमें हमारे सुमन जी हैं, सत्यपाल सत्यम जी हैं, मनोज कुमार मनोज हैं, डॉक्टर राम गोपाल भारतीय हैं। तो ये ऐसा नहीं है, साहित्य लिखा जा रहा है, अच्छा भी हो रहा है। और एक कवि दूसरे को क्यों बताएगा भी उसकी कविता खराब है? कविता खराब नहीं होती। आपकी मानसिकता, आपका टेस्ट और आपके सामने वास्तविकता क्या है, आपको उसके लिए काम करना है। बस मेरा ये मानना है। मुझे इस चीज़ से प्रसन्नता मिलती है, इसीलिए मैं ये 35 किताबें मैंने लिख दी। और आज की स्थिति आप देख ही रहे हो कि लोग कहते हैं कि जी ये वहाँ कैसे पहुँच गया, मोदी जी पहुँच गए और पंवार जी पहुँच गए। वैसे कोई नहीं पहुँच जाता। मैं यहाँ सोचने लगूँ कि मैं भी कल पहुँच जाऊँगा। मेरा काम प्रयास करना है, पहुँचाना ना पहुँचाना तो समाज का काम है, वो देखते हैं, प्रशासन शासन का काम है। तो 4 पंक्ति में कहा करता हूँ कि किसी का कर भला तू भी तभी तेरा भला होगा। किसी का कर भला तू भी तभी तेरा भला होगा। चल तपा होगा जो अग्नि में वही कुंदन बना होगा। किसी का कर भला तू भी तभी तेरा भला होगा। तपा होगा जो अग्नि में वही कुंदन बना होगा। परेशान देखकर होता है क्यों उसको बुलंदी पर, कभी सोचा है ये तूने कि वो कितना चला होगा। तो मेहनत करनी पड़ती है कि भाई तब कहीं कोई लक्ष्य दिखाई देता। लेकिन ये शर्तिया है कि चाल रहेगी कछुए वाली और कोशिश खरगोश से आगे निकलने वाली। समाज के लिए जब तक ये सांस है, और मैंने कहा भी है कि कलम है हाथ में जब तक वतन के गीत लिखूंगा। कलम है हाथ में जब तक वतन के गीत लिखूंगा। हाँ, महकता जो मोहब्बत से चमन के गीत लिखूंगा। और भले ही रोज लड़ते हों परस्पर, फिर भी जब तक हूँ मैं समता के तिरंगे के अमन के गीत लिखूंगा। तो मैं तो वही अपना उद्देश्य लिखता। अमन के गीत लिखने वाले कवि हैं ईश्वर चंद गंभीर जी। लेकिन सर, आज की पीढ़ी तो इन चीज़ों से दूर है, व्हाट्सएप पे है, मोबाइल पे है, और उसी का नतीजा नीला ड्रम है। आज तो नीले ड्रम पे कविताएं लिखी जा रही हैं। हाँ, नहीं वो नीला ड्रम तो छोड़ो, मोबाइल ने तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ कर दी है। कहीं मैंने कहा भी था कई साल पहले कि जब से आया है मोबाइल हर किसी के हाथ में, संवेदना देखिए महसूस की जाती है। लोग लगे हुए हैं दिन रात में, बच्चे कोई मतलब नहीं और चीज़ों से, किताबें नहीं पढ़ रहे, कि जब से आया है मोबाइल हर किसी के हाथ में, प्यार की उस बेकरारी का मज़ा जाता रहा। भावनाओं से भरी आएगी चिट्ठी यार की, डाकिए की इंतज़ारी का मज़ा जाता रहा। तो ये बहुत परिवर्तन आ गया है। मेरे पास तो आज भी छोटा फ़ोन है। हाँ, क्योंकि अगर मैं इसमें लगूंगा तो कविता कब लिखूंगा, क्योंकि इसमें तो पूरा ब्रह्मांड है, मैं कहाँ कहाँ नॉलेज बढ़ाता रहूँगा अपनी। तो मैं उन चक्करों में ना पड़ के जो मुझे सामने दिखता। अभी मेरे पास बिल्कुल लेटेस्ट प्रोजेक्ट आया हर्बल लाइफ का। अब मैं हेल्थ के ऊपर किताब लिख रहा हूँ। बताओ, कोई मेरा विषय नहीं है, कवि हूँ मैं तो और बातें कर सकता हूँ, लेकिन मैं कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं हिंदुस्तान में बैठा हूँ तो मैं पाकिस्तान को नहीं डरा रहा। 4 पंक्ति अब मैं ओज की कह सकता हूँ, एक रचना पूरी सुनाना और 4 पंक्ति कहना। इसमें देखना अगर मैं कुछ कह गया हूँ कि भाई ये देखें कि मैं पाकिस्तान को ललकार रहा हूँ, चीन को ललकार रहा हूँ पूर्व सैनिक होने के नाते, और कहता हूँ कि अगर आंखें तरेरी फिर तो आंखें काट देंगे हम। अगर आंखें तरेरी फिर तो आंखें काट देंगे हम, कि ये अनुबंध जो अब तक सभी को फाड़ देंगे हम। हमारी देशभक्ति पर ज़रा भी शक नहीं करना, जहाँ सोचा नहीं तूने तिरंगा गाड़ देंगे हम। जहाँ सोचा नहीं तूने तिरंगा गाड़ देंगे हम। तो ये जज्बा होना बहुत ज़रूरी है आदमी के पास।
देखिए ना, तो कवियों की भीड़ में हम क्यों डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर के पास आए, वो इसलिए एक कवि की परंपरा होती है, एक कवि का धर्म होता है और एक कवि की कोशिश होती है समाज को बदलने की। परंपरा, धर्म और कोशिश का समन्वय केवल एक ही जगह मिलता है और वो है डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर। मैं अपने सहयोगी राजेश से कहूँगा ज़रा पीछे की तरफ देखें। पीछे बेटा बैठा हुआ है, बेटे का बेटा बैठा हुआ है और वो बहुत ध्यान से दादाजी को सुन रहा है। मैं बेटे को बुलाना चाह रहा हूँ, आ जाइए ज़रा, आप दोनों भी इधर आ जाइए, दोनों इधर आ जाइए और दोनों अपने पिताजी और दादाजी की इस धाती को संभालने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। बेटे क्या नाम है आपका? रुद्रांश। रुद्रांश। रुद्रांश, आप दादाजी की कविताएं सुनते हो? नहीं। क्यों नहीं सुनते हो? सुनाते नहीं दादा? कहानी सुनाते हैं बस? नहीं, कहानी भी नहीं सुनाते। क्यों नहीं सुनाते? पता नहीं। क्यों नहीं सुनाते सर? जरा पूछो और दादाजी क्या करते रहते हैं? और क्या करते हैं दादाजी? कविता लिखते हैं और फोन देखते हैं। अच्छा जी, लो जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। पिताजी ने जो ये साधना की है, साहित्य साधना की है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, पहले सिटी हलचल आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोग आए हमारे पास और अपना प्यार हमेशा की तरह आपने दिया के भैया। पिताजी की साधना को लेकर आप जानते ही हैं, पूर्व सैनिक हैं, स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र हैं, मैं पौत्र हूं, तो एक हमारे खून में ही देशभक्ति है। और पापा हैं, पापा को मैं पिछले 20 वर्षों से लगभग गुरुजी ही बोलता हूं और आपके ही सिखाए हुए पद चिन्हों पे चल रहा हूं। मैं भी कुछ ना कुछ लिखता रहता हूं और 4 पंक्तियां आपको 4 पंक्तियां दे देता हूं कि दूर है मंजिल बहुत ही दूर है, दूर है मंजिल बहुत ही दूर है, पांव पर थकते नहीं चलते हुए, हार ना हिम्मत कभी सीखा नहीं, रात को भी देखा है ढलते हुए, रात को भी देखा है ढलते हुए। तो आज जो स्थितियां चल रही हैं उसके मुताबिक अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं लोग पीएचडी कर रहे हैं गुरुजी की लिखी हुई किताबों पे, यूनिवर्सिटी से भी और कई बाहर की प्राइवेट यूनिवर्सिटियों से भी स्टूडेंट कर रहे हैं। तो आगे आगे मेरे को लगता है कि एक इंसान के मरणोपरांत ही उसका नाम नहीं होना चाहिए कि बाद में लोग याद करें कि भाई हमारे मेरठ में गंभीर जी हुआ करते थे। मैं चाहता हूं कि होते हुए भी आज बच्चा हो या कोई युवा हो, आज का सारे लोग, ऐसा कोई शहर का गुणी व्यक्ति नहीं है जो गुरुजी को ना जानता हो या हमारे घर पे ना आया हो। तो ये एक बहुत बड़ी आप समझिए एक फ़ख्र की बात है, गर्व महसूस होता है कि गुरुजी के कारण प्रशासन, शासन और यहाँ पे सभी जितने भी कविगण हैं, सामाजिक लोग हैं, सभी लोग जानते हैं और बहुत प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है और वही गुरुजी की वजह से हमें भी मिल रहा है बराबर। और मैं तो यही कहूँगा गुरुजी के लिए कि और आगे बढ़ें और अपने छोटे जितने भी हैं सभी को प्यार और आशीर्वाद यूं ही देते रहें। जी हाँ, इसलिए ना रामनवमी पर गुरुजी से मिलना और गुरुजी की 2 किताबें आपको दिखाना, इससे बेहतरीन रामनवमी का सेलिब्रेशन नहीं हो सकता। पढ़े लिखे लोगों के बीच में बैठकर केवल ऊंची ऊंची बात करना बड़ा आसान है, लेकिन जन समस्याओं को उठाना, वो भी उन्हीं की आवाज़ में, उन्हीं के तरीके से, जिससे दिल पे चोट करे, मानसिकता बदले, वो केवल डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर जी ही कर सकते हैं और लगातार कर रहे हैं। जी हाँ, बिना किसी कैंप में बंधे, बिना किसी दिखावे के, अनवरत ऋषि दधीची की तरह लगे हुए हैं अपने पुनीत पावन कर्म में कि जाने के बाद जब ये किताबें लोगों के बीच पहुंचे तो वो प्रायश्चित करें, पश्चाताप करें कि हमने इतने बड़े गुरु से क्यों नहीं सीखा। 4 लाइनों से पहले मैं सिटी चैनल का आभार व्यक्त करूंगा कि बहुत मुद्दत बाद देर आए दुरुस्त आए के भाई ने समय दिया। ये छोटे मोटे काम हम लोग करते रहते हैं, ज्ञान दीक्षित जी हमारे बड़े भाई करते रहते थे कि भाई सिटी चैनल पर भी कुछ लिखो। ऐसे विषय मुझे आते रहते हैं, जैसे देवेंद्र गोयल थे हमारे मेरठ समाचार के मालिक, हाँ उनके ऊपर भी मैंने गीत लिखा। और बहुत सी बातों में छूट गई कि मैं बॉम्बे के लिए भी जो इंटरटेनमेंट वो हैं कंपनियां, हाँ इंटरटेनमेंट वर्ल्ड में जैसे टी सीरीज है, सारेगामापा है, विंग्स है, वीनस है, सोनोटेक है, मैं इनके लिए भी
भजन लिखे हैं मैंने बहुत सारे। अब तक मुझे 20 कलाकार अनूप जलोटा जी से लेके और वो जैन कौन सी थी जैन हाँ पामिला जैन जैसी कलाकारा गा चुकी हैं और सब काम मेरा मंदा मंदा चल रहा। 8-10 फिल्मों के भी मैंने देशज के और बॉलीवुड के गाने भी लिखे हैं। तो और छोटी बहुत मुझे रॉयल्टी भी आती है बॉम्बे से, तो ये काम चलता रहता। मैं ये चाहता हूँ अपने मित्रों के साथ बचा हुआ समय मेरा ऐसे कट जाओ और आने वाले बच्चे ये कविता सीख ही रहें और आप लोगों के सहयोग से और देश आगे बढ़ेगा कविता के माध्यम से। और अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, याद करते रहो, याद आते रहो, रह न जाए अंधेरा कहीं दूर तक, बस मोहब्बत के दीपक जलाते रहो। और के भाई का आभार व्यक्त करूँगा। जय हिंद, जय भारत। सर आपने हमें आशीर्वाद दिया, इसके लिए धन्यवाद। और हमारी कोशिश रहेगी कि महीने में एक बार एक कविता तो ज़रूर डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर की आप तक पहुंचाएं, जिससे आप सोचें कि पर्यावरण को कैसे बचाएं, कैसे बच्चियों के लिए संघर्ष करते हुए अपने नाम को आगे बढ़ाएं और मेरठ के लिए कुछ ऐसा कर जाएं कि मेरठ कहे हमें तुम पर नाज है। अपने सहयोगी राजेश और संजय जूनियर के साथ के सिटी हलचल। और अब अपना जिले में आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है और अपना जिले में हम खबरों का सफरनामा इसी तरीके से आपके सामने पेश करते रहेंगे। हर जिले से खबर लेकर आएंगे, लेकिन अभी मेरठ का नंबर है, इसलिए अपना जिला में रामनवमी के इस पावन पर्व पर एक बार फिर आपको शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। नमस्कार।